नमस्कार दोस्तों। मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा बहुचर्चित रचित उपन्यास खूनी औरत का सात खून। दोस्तों, अगर यह उपन्यास आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास खूनी औरत का सात खून का पहला भाग। दुलारी मेरा नाम है और साथ साथ खून करने के अपराध में इस समय मैं जेल खाने में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ। मैं जाति की ब्राह्मणी हूँ, पर कौन सी ब्राह्मणी हूँ यह बात अब नहीं कहूँगी। मैं अभी तक कुमारी हूँ और इस समय मैं लगभग 16 बरस की हूँ। कानपुर जिले के एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता रहते थे, पर किस गांव में वे रहते थे इसे अब मैं नहीं बतलाना चाहती, क्योंकि जिस अवस्था में मैं हूँ उस दशा में अपने वैकुंठवासी माता पिता का पवित्र नाम प्रकट करना ठीक नहीं समझती। 3.5 महीने से मैं जेल में पड़ी हूँ। जिस समय मैं अपने गांव से चलकर एक दूसरे गांव के थाने पर गई थी वह अगहन का उतरता महीना था और अब यह फागुन मास बीत रहा है। मेरा नाम इस समय कई तरह से प्रसिद्ध हो रहा है। कोई मुझे खूनी औरत कह रहा है, कोई सात खून पुकार रहा है, कोई रणचंडी बोल रहा है, तो कोई चामुंडा बतला रहा है। बस इसी तरह के मेरे अनेकों नाम अदालत और जेलखानों के लोगों के जीभों पर नाच रहे हैं और इन्हीं नामों से मैं प्रायः पुकारी जाने भी लगी हूँ। यह सब तो है, पर ऐसा क्या हुआ और साथ साथ खून करने का अपराध मुझे क्यों लगाया गया, यही बात मैं यहाँ पर कहूँगी। मैं अपने गांव से चलकर दूसरे जिस गांव के थाने पर खून की रिपोर्ट लिखवाने गई थी उसी गांव पर एक अंग्रेज अफसर के सामने मेरा बयान कानपुर के कोतवाल साहब ने लिखा था। फिर वहां से मैं पुलिस के पहरे में कानपुर लाई गई और कोतवाली की काल कोठरी में रखी गई। फिर कई दिनों के बाद जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने मेरा बयान हो गया तब मैं जेल खाने भेज दी गई और कुछ दिनों पीछे दौरे सुपुर्द की गई। कई पेशियां दौरी भी हुई और महीनों तक मुकदमा चलता रहा। अंत में मुझे फांसी की आज्ञा सुनाई गई और मैं जेल खाने की काल कोठरी में पड़ी पड़ी सड़ने लगी। पर यह बात मुझे स्मरण न रही कि किस दिन मुझे फांसी पर लटकना होगा। उस दंडाज्ञा के होने के 10-15 दिन पीछे मैंने एक दिन जेलर साहब से यूँ पूछा कि मुझे किस दिन फांसी होगी। इस पर हंसकर उन्होंने जवाब दिया, अभी उसमें देर है, फांसी की तारीख 1 मई है, पर तुम्हारे किसी मददगार बैरिस्टर ने जज साहब के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की है, इसलिए अब जब तक हाई कोर्ट का आखिरी फैसला न होगा तब तक फांसी नहीं दी जाएगी। जेलर साहब की यह बात सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और उनसे यूँ कहने लगी कि क्यों साहब, मैंने तो अब तक किसी भी वकील बैरिस्टर को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए नहीं खड़ा किया था और अदालत के कहने पर भी वैसा कोई प्रबंध नहीं किया था। वैसी अवस्था में फिर मेरी ओर से किस बैरिस्टर ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है? यह सुनकर जेलर साहब ने कहा, जिस बैरिस्टर ने तुम्हारी तरफ से अपील दायर की है वह आज दोपहर को तुमसे खुद आकर मिलेगा। बस उसी की जबानी तुमको सारी बातें मालूम हो जाएंगी। यूँ कहकर जेलर साहब एक ओर चले गए और मैं मन ही मन यूँ सोचने लगी कि अरे मुझ अभागिन के लिए परमेश्वर ने किसे खड़ा किया है जो मेरे लिए आप ही आप उठ खड़ा हुआ। मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब मैं पहुंचाई गई थी तब मैंने यह देखा था कि सैकड़ों वकील मुख्तार मेरे मुकदमे का तमाशा तो खड़े देख रहे थे, पर मेरे लिए किसी माई के लाल ने भी दो बोल नहीं कहे। यहाँ तक कि हाकिम ने मुझसे यूँ कहा था कि यदि तू चाहे तो अपने पक्ष समर्थन कराने के लिए किसी वकील मुख्तार को अपनी ओर से खड़ा कर ले, परंतु मैंने यूँ कहकर इस बात को अस्वीकार कर दिया था कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना है और जो कुछ सच्ची बात है उसे मैंने कह ही दिया है। ऐसी अवस्था में फिर मुझे वकील मुख्तारों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात जज्जी में भी हुई थी, अर्थात वहाँ पर भी सैकड़ों वकील बैरिस्टर मेरे मुकदमे का तमाशा तो देख रहे थे, पर मेरे पक्ष समर्थन के लिए कोई भी वीर आगे नहीं बढ़ा था। यही सब रंग ढंग देखकर अदालत के कहने पर भी फिर मैंने किसी वकील या बैरिस्टर को अपनी ओर से नहीं खड़ा किया था। इसमें एक बात और भी थी, और यह थी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर वैसी अवस्था में वकील बैरिस्टर कैसे किया जाता?
अस्तु इसी तरह की बातें मैं देर तक सोचती रही। इतने में एक कांस्टेबल मुझे नित्य की भांति दूध दे गया, जिसे पीकर मैंने संतोष किया। उसी समय घड़ी ने दोपहर के 12 बजाए। जिस तरह की कोठरी में मैं बंद की गई थी वह इतनी छोटी थी कि उसकी छत खड़े होने से माथे में लगती थी और उसमें हाथ पांव फैलाकर सोना कठिन था। उसके 3 ओर पक्की दीवार थी और चौथी ओर लोहे का मजबूत दरवाज़ा था, जिसमें 3-3 इंच की दूरी पर मोटे मोटे लोहे के छड़ लगे हुए थे। मुझे जेल खाने के ढंग का एक मोटा और जनाना कपड़ा दिया गया था, जिसे मैं पहने हुई थी। जेलर साहब एक बंगाली थे। उनका उम्र 50 के पार था और वे मेरे साथ बड़ी भलमनसी का बर्ताव करते थे। जेल के और सिपाही भी सहूलियत से ही पेश आते थे। मुझे कोई कष्ट न था और मैं बड़े धीरज के साथ अपना दिन बिताती थी। मुझे फांसी की टिकटी पर चढ़ने या मरने का तनिक भी डर न था, क्योंकि इस शोचनीय दशा को पहुंचकर मैं अब जीना नहीं चाहती थी। पर जब जेलर साहब की बात पर मेरा ध्यान जाता तो मैं बहुत ही आश्चर्य करने लगती कि अरे मुझ अभागिन के लिए नारायण ने किस दयावान को खड़ा किया है। उपन्यास का अगला भाग दूसरे खंड में। धन्यवाद।